नमस्कार। आज हम इकाई 4 के अंतर्गत पर्यावरणीय प्रबंधन के बारे में अध्ययन करेंगे। पर्यावरणीय प्रबंधन के अंतर्गत उसके अर्थ, उसका संप्रत्य, उसके आयाम, उसके उद्देश्य, चुनौतियां, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो कि सुस्थिर विकास के से संबंधित हैं। पर्यावरणीय प्रबंधन प्रबंधन हम सबसे पहले प्रबंधन को समझें। प्रबंधन क्या है? प्रबंधन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कोई भी कार्य सुचारू रूप से एवं सही तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से चलता है, जिसके अंतर्गत हर कार्य को अपने अपने तरीके से बांट दिया जाता है। उस बांटे हुए कार्य के आधार पर व्यवस्था की जाती है। व्यवस्था में ये देखा जाता है कि कोई भी कार्य कहीं वो नकारात्मक प्रभाव तो नहीं डाल रहा, व्यक्ति के ऊपर सकारात्मक प्रभाव कितना पड़ रहा है, ये सारी चीजें प्रबंधन के अंतर्गत आती हैं। अगर पर्यावरणीय प्रबंधन को समझना है तो संसाधनों की जो उपलब्धता है उसका सही उचित प्रबंधन करने की आवश्यकता है, जिसके अंतर्गत हम आर्थिक, सामाजिक, मानवीय विकास के संबंध के अंतर्गत हम संसाधनों के उचित उपयोग के अंतर्गत प्रबंधन देखते हैं। प्रबंधन के अंतर्गत सबसे बड़ी बात आती है उस संसाधनों की उचित व्यवस्था, सही लोगों तक उसकी पहुंच, ये सारी चीजें प्रबंधन के अंतर्गत आती हैं। एक प्रबंधन, अगर व्यक्ति का प्रबंधन अच्छा है तो कार्य भी सफल सिद्ध होता है। इसी तरह से हमारी जो संसाधन है उनका प्रबंधन सही है तो वो संसाधन सभी व्यक्तियों तक पहुंच सकते हैं। एक बार की बात है कि एक बूढ़ा व्यक्ति था, वो अपने घर के आंगन में आम का पेड़ लगा रहा था। उस आम के पेड़ को लगाते समय उसकी पत्नी ने उससे कहा कि आप जो आम का पेड़ लगा रहे हो ये जब बड़ा होगा, इसको बड़ा होने में बड़ा समय लगेगा, इसमें जब फल आएंगे उस समय तक तो हम जीवित ही नहीं रह सकते हैं, तो इस पेड़ को लगाने का क्या फायदा। वाकई फिर उसके पति ने उत्तर दिया, उस बूढ़े व्यक्ति ने उत्तर दिया कि ऐसा है, हम अगर वृक्ष नहीं लगाएंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी को फल कैसे प्राप्त होंगे, उन्हें कैसे पता चलेगा कि आम का वृक्ष कैसा होता है, आम कैसे होते हैं, उनका स्वाद कैसा होता है, उसका रंग कैसा होता है। और ये भी तो देखिए, हमारे भी तो पूर्वजों ने ये आम का वृक्ष लगाया है। उस आम के वृक्ष को हम आज उस आम के वृक्षों से हम फल खा रहे हैं, अनेक प्रकार के फल खा रहे हैं। तो कहने का मतलब है ये प्रबंधन व्यवस्था पुरातन काल से चली आ रही है, वैदिक काल से चली आ रही है, जिसके अंतर्गत चीजों को संजो के रखना, चीजों को आम जनता तक पहुंचाना, आम व्यक्तियों तक पहुंचाना, ये सारी चीजें प्रबंधन के अंतर्गत आती हैं। प्रबंधन का विकास वर्तमान में के आधार पर हम भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। प्रबंधन में ही वर्तमान जितनी भी आवश्यकताएं हैं व्यक्ति की, वो सारी भविष्य की आवश्यकताओं को भी पूरा करती है। पर्यावरण प्रबंधन की संकल्पना पर विश्व की सीमित संसाधनों में अनुभव से निर्मित हुई हैं। जो सीमित संसाधन है वो सभी व्यक्तियों तक नहीं पहुंच पाते हैं, और नहीं पहुंच पाने के कारण व्यक्ति में निरंतर जो अनुपात है वो बढ़ता चला जाता है, और जो वस्तुएं हैं वो पहुंच नहीं पाती हैं, व्यक्ति की पहुंच से दूर होती हैं। इस प्रबंधन व्यवस्था के अंतर्गत संसाधनों का दोहन हो रहा है, निवेश की दिशा में सही गति नहीं है, प्रौद्योगिकी के विकास में, संस्थागत परिवर्तनों में, इन सभी में हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि प्रबंधन को कैसे अच्छा बनाया जा सके। भारत के अंतर्गत देखा जाता है कि हमारे पूर्वजों ने कृषि जो कार्य किया है, पशुपालन व्यवस्था की है, वो सभी प्रबंधन के अंतर्गत ही है। तभी हम आज ज्यादा से ज्यादा संसाधनों का उपयोग कर पा रहे हैं, और इस व्यवस्था के कारण ही हम अपने पर्यावरण को संतुलित बना पा रहे हैं। जिसमें हम देखें, अगर राजस्थान के बहुत सारे लोक देवता हुए हैं, जैसे गोगा जी हैं, हड़बू जी हैं, पाबू जी हैं, इन सभी ने पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए, पर्यावरण की व्यवस्था के लिए समय समय पर उचित कार्य किए हैं। जैसे गोगा जी के लिए बोला जाता है कि उनका घोड़ा, पाबू जी का भी कि ऊंट के लिए बोला जाता है, जम्बू जी, हड़बू जी, ऐसे अनेक ऐसे जो संत हुए हैं जिन्होंने जानवरों के
उन जानवरों के प्रोटेक्शन के लिए, उन जानवरों के संरक्षण के लिए अलग अलग तरीके का प्रयास किया है। जल वृक्ष है, गौधन की रक्षा करना है, ये कुछ ऐसे प्रयास हैं जो पर्यावरणीय प्रबंधन व्यवस्था को हमारे पूर्वजों द्वारा संजो कर रखे गए हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी कुटीर चिंतन द्वारा पर्यावरणीय समस्याओं को एक रक्षा के लिए एक सही दर्शन दिया है, एक सही दिशा दी है। प्राकृतिक संसाधनों के अति दोहन से, अवैज्ञानिक तरीकों से भी इस प्रबंधन की संकल्पना की आवश्यकता हुई है और हमें भारत दर्शन के अनुसार कृतज्ञ भाव से दोहन एवं पुनर्भरण की नीति को अपनाना होगा। कृतज्ञ भाव से दोहन और पुनर्भरण का मतलब है कि हमें पर्यावरण के प्रति कृतज्ञता रखनी होगी, हमें उतने ही संसाधनों का दोहन करना चाहिए जितनी हमें आवश्यकता है और उसका पुनर्भरण करना चाहिए, उसको दोबारा उपजाने के लिए, उसे दोबारा निर्मित करने के लिए भी प्रयास करना चाहिए। पर्यावरणीय प्रबंधन की आवश्यकता, अगर हम देखें बाजार में जंगली जानवर की खाल है, बाल है, नाखून की हड्डियों से बना जो सामान बेचा जाता है और अनेक प्रकार के आभूषण बनाए जाते हैं, इन आभूषणों के द्वारा जीवों के मरने के बाद ही बनाए जाते हैं। जैसे मूंगा है, एक छोटा समुद्री जीव है जिसके आधार पर आभूषण बनाए जाते हैं, हाथी दांत है, मोती हैं, ये सारे ऐसे आभूषण हैं जिनका उपयोग हम अपने सजने संवरने के अंतर्गत करते हैं। तो इस प्रबंधन व्यवस्था को अगर हमें सुचारू रूप से सही बनाना है तो हमें ज्यादा से ज्यादा जानवरों को मारने की अपेक्षा हमें नकली चीजों का उपयोग करना चाहिए, न कि असली चीजों का उपयोग करना चाहिए। साथ ही वन्य और वन्य जीवों के निरंतर विनाश होता जा रहा है, उसका प्रमुख कारण है हम ज्यादा से ज्यादा भौतिक संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। इसी के आधार पर हम देखते हैं कि 50 वर्षों में विकास के नाम पर जंगलों की कटाई हो रही है, कृषि भूमि विस्तार के लिए हरे भरे जंगल कम हो रहे हैं, औद्योगिकीकरण, नगरीकरण एवं प्रकृति ने कृषि भूमि के साथ जंगल को आकार सिमटते जा रहे हैं। पर्यावरणीय प्रबंधन नहीं है, केवल विकास ही कहें, क्योंकि इस विकास से विनाश अधिक हो रहा है, प्राकृतिक बाधाएं बढ़ती जा रही हैं, सूखा बढ़ता जा रहा है, जल स्तर गिरता जा रहा है, डार्क जोन बढ़ते जा रहे हैं, मानव का लालच निरंतर बढ़ता जा रहा है। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन को अपने स्वार्थ के लिए हम निरंतर इसके लिए प्रयासरत रहे हैं। यदि प्राकृतिक बाधाओं से बचना है तो पर्यावरणीय प्रबंधन व्यवस्था की संकल्पना को स्वीकारना होगा। जब विश्व के 8 विदेशी देशों में, जिसे G8 क्योटो में हुई थी, अमेरिका में राष्ट्रपति ने इस समझौते को स्वीकार नहीं किया कि अमेरिका की जनता के जीवन स्तर में गिरावट आए। वह समझौता हानिकारक गैसों के उत्सर्जन को कम और करने में से संबंधित था और हानिकारक गैसों का उत्सर्जन अमेरिका में सबसे अधिक होता है। इससे पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। फलस्वरूप विश्व भर में मौसम में बदलाव आए हैं। तात्पर्य यह है कि विश्व स्तर पर जो संगोष्ठियां की जाती हैं पर्यावरण से संबंधित, उनके आधार पर पर्यावरण के खतरे को कम करने के लिए विश्व स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें स्वयंसेवी संस्थाएं भी कार्य कर रही हैं। इसी के साथ यूनेस्को है, यूनिसेफ है, ये भी कार्य कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यक्रम की रिपोर्ट के आधार पर धनी व्यक्ति अधिक धनवान होते जा रहे हैं। अमेरिका है, जैसे जापान है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, ये सारे के सारे देश प्राकृतिक संसाधनों की ज्यादा से ज्यादा दोहन होने के कारण अपने आप को धनवान बनाते जा रहे हैं। साथ ही अन्य देशों को सहायता भी देते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास के आंकड़ों के आधार पर आर्थिक विकास की दृष्टि से धनी व्यक्ति के प्रति व्यक्ति आय में कई गुना वृद्धि हुई है। इसी के साथ ही हम देखते हैं कि मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार, जो कि 2005 की रिपोर्ट है, उसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि जितना परिवर्तन विश्व में आया है उसका प्रभाव उसी अनुपात में रहता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि पूर्व की स्थिति में उल्लेखनीय बदलाव हमारे देश के लोगों के जीवन स्तर में अभी लाना शेष है। साथ ही हमें 3 प्रकार के पर्यावरणीय प्रबंधन की आवश्यकता है। पर्यावरणीय प्रबंधन के अंतर्गत हम 3 प्रकार हैं, जिसमें पहला प्रकार है सामाजिक आर्थिक विकास की प्रक्रिया। सामाजिक आर्थिक विकास की प्रक्रिया वो है कि समाज में जितने भी आर्थिक विकास के साधन हैं, संसाधन है, उसकी प्रक्रिया को सीमित करना होगा, एक सही दिशा देनी होगी। दूसरा है संसाधन दोहन। संसाधन दोहन के अंतर्गत ये देखा जाता है कि संसाधनों का दोहन अनावश्यक रूप में भी किया जा रहा है, कालाबाजारी के रूप में भी किया जा रहा है, जिसको रोकने की आवश्यकता है।
तीसरा है प्राकृतिक संसाधन एवं पर्यावरणीय सुरक्षा। जितने भी प्राकृतिक संसाधन है उनको सुरक्षित रखने का प्रयास करना होगा, पर्यावरणीय सुरक्षा रखनी होगी। जब ये तीनों प्रक्रियाएं अपनी आपसी तालमेल के आधार पर चलती हैं तो पर्यावरणीय प्रबंधन बनता है। इसी उद्देश्य के अनुरूप पर्यावरणीय प्रबंधन की प्रक्रिया में निरंतरता बनी रहती है। पर्यावरणीय प्रबंधन के उद्देश्य, पर्यावरणीय प्रबंधन के उद्देश्य, कोई भी कार्य की सफलता तभी सिद्ध हो सकती है, वो प्रबंधन व्यवस्था तभी सिद्ध हो सकती है जब व्यक्ति द्वारा उसके उद्देश्य निर्धारित कर लिए जाते हैं, और जब उद्देश्यों को निर्धारित कर लिया जाता है उसी के आधार पर व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं। पर्यावरणीय प्रबंधन के अंतर्गत जो उद्देश्य हैं, जिसके अंतर्गत सबसे पहला जो उद्देश्य आता है, पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए प्राकृतिक प्रणालियों को खतरे से बचाना। दूसरा है संसाधनों के उपयोग में कमी करना। हमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपरिग्रह की भावना को अपनाना होगा, जो कि जैन धर्म के अंतर्गत सबसे जैन धर्मों के एक मुख्य अंग माने जाते हैं। तीसरा है उपयोग में आने वाले संसाधनों का पुनश्चरण कर पुनः उपयोग करना, उसको रिसाइकिल करना। जितनी भी चीज उपयोग में आ चुकी हैं उनको दोबारा निर्मित करना। अगर हम देखें गैर नवीनीकरण संसाधन जैसे तेल है, कोयला है, इनको नवीनीकरण के द्वारा सौर पवन ऊर्जा संसाधनों का अधिक उपयोग किया जाना चाहिए। वन्य जीवों के प्राकृतिक आवासों में वांछित सुधार लाना चाहिए। अभ्यारण्यों का विकास कर संरक्षणार्थियों व वन्य जीवों का पालन पोषण करना चाहिए। इसके लिए सरकार भी प्रयास कर रही है। वन्य जीव संरक्षण के लिए अलग अलग तरह से कार्य किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत शिकार के ऊपर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। आप ये भी जानते हैं कि सलमान खान जो कि एक फिल्म स्टार हैं, उनके ऊपर वर्तमान में अभी भी वो केस चल रहा है, जिन्होंने राजस्थान में ही हिरण के ऊपर शिकार किया था। तो इस तरह का जो प्रयास है लोगों को, जो पढ़े लिखे लोगों को रोकने के लिए कारगर सिद्ध हुआ है। प्रजनन योग्य जंतुओं के विशेषकर गर्भकाल में जंतुओं के आखेट पर प्रतिबंध लगाया जाए। विकास के लिए पेड़ काटना अपरिहार्य है। जितने पेड़ काटे जाते हैं उतने दुगने ही पेड़ उनको लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर आप पेड़ काटेंगे दिन प्रतिदिन पेड़ों के स्तर कम होता जाएगा, और हमारी उसके लिए सबसे बड़ी जरूरत है कि हमें एक पेड़ काटने के बजाय के साथ साथ 2 पेड़ों को रोपण भी किया जाना चाहिए। कारखानों से निकलने वाली गैसों का अपशिष्ट का सही निस्तारण किया जाना चाहिए। उपयोग में आने वाली अपशिष्ट गुणों का चक्रण करना चाहिए। पर्यावरणीय मैत्री बनाए रखनी चाहिए। वन्य जीव की वृद्धि की ध्यान रखना चाहिए, उनकी प्रजनन की सुरक्षा रखनी चाहिए। विकास की निरंतरता, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, एक दूसरे के पूरक बनाना, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव हैं जो कि पर्यावरणीय संरक्षण को संरक्षित करने में सहायक सिद्ध होते हैं। जिसमें हम देखते हैं कि पर्यावरण के अंतर्गत और भी बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र के आधार पर भी उद्देश्य निर्धारित किए गए। ये तो थे अब तक शहरी क्षेत्रों के बारे में आपको बात बताई है। ग्रामीण क्षेत्रों में हम पर्यावरणीय प्रबंधन किस तरह से कर सकते हैं? नंबर 1 है ग्रामीण क्षेत्रों को औद्योगिक इकाइयों में मानव संसाधन, विपणन, सामान्य प्रबंधन, वित्त जैसे प्रबंधन के क्षेत्र में समन्वय स्थापित करना। दूसरा है कृषि भूमि का निरंतर विश्लेषण कर ग्रामीणों को आवश्यक सुझाव देते रहना। पशुपालन तथा मत्स्य पालन जैसी संभावनाओं को बढ़ाना। ग्रामीणों के लिए रोजगार के प्रभावी उपायों की खोज कर उनके क्रियान्वयन के लिए बाधाओं को दूर करना। विकसित देशों के ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का अध्ययन करके अपने देश की परिस्थितियों के अनुसार पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु उन्हें अपनाए जा सकने का विश्लेषण करना। इस तरह से कुछ ग्रामीण स्तर पर हम ऑब्जेक्टिव अगर हम तैयार करते हैं तो निश्चित तौर पर हम पर्यावरणीय प्रबंधन की कल्पना कर सकते हैं। फिर इसके बाद में आता है डायमेंशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, पर्यावरणीय प्रबंधन के आयाम। पर्यावरणीय प्रबंधन के मुख्य रूप में 5 आयाम हैं, जिसमें नंबर 1 है वैल्यू डायमेंशन, नैतिक आयाम। दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशन डायमेंशन, जिसे हम बोलते हैं संवैधानिक आयाम। तीसरा है सोशल डायमेंशन, जो कि सामाजिक आयाम है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक डायमेंशन, जिसे बोलते हैं आर्थिक आयाम है। और अगला है कल्चरल डायमेंशन, जो कि है सांस्कृतिक आयाम। इन सारे आयामों के आधार पर ही हम पर्यावरणीय प्रबंधन की बात कर सकते हैं। ये सारे के सारे आयाम पर्यावरणीय प्रबंधन में अग्रणीय भूमिका निभाते हैं। अगर हम बात करते हैं वैल्यू डायमेंशन के,
वैल्यू डायमेंशन, जिसके अंतर्गत हम बोलते हैं नैतिक आयाम। व्यक्ति को अगर नैतिक रूप में व्यक्ति नागरिक की श्रेणी में आता है, नागरिक को नैतिक आयामों के आधार पर पर्यावरणीय प्रबंधन व्यवस्था करनी चाहिए। जैसे हमें पानी बचाने के लिए प्रयास करना चाहिए, विद्युत ऊर्जा को बचाना चाहिए, कागज की बचत से पेड़ों का संरक्षण करना चाहिए, कम फास्फोरेट के साबुन पर डिटर्जेंट का प्रयोग करना चाहिए। वो इसलिए आवश्यक है, हम डिटर्जेंट जिस चीज का यूज करते हैं वो सारा का सारा गंदा पानी, वो डिटर्जेंट जब पानी नालियों के द्वारा जब झीलों और जलों में चला जाता है तो वहां के जीव जंतुओं को प्रभाव डालते हैं, जल को प्रदूषित भी करता है। फिर है प्लास्टिक अविटकारी पदार्थों का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक का विघटन नहीं होता है, वो नष्ट नहीं होता है, इसलिए हमें कांच की बोतल, कागज, कांच, मिट्टी की और धातु की बनी हुई पदार्थों का ही उपयोग करना चाहिए। सार्वजनिक स्थानों को गंदा नहीं करना चाहिए, ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है जिसकी शुरुआत हमें करनी चाहिए। धूम्रपान व शराब से दूर रहना चाहिए, जो कि धूम्रपान और शराब ये दोनों की दोनों चीजें व्यक्ति के मानव के स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती हैं। इसकी ये भी एक पर्यावरणीय प्रबंधन के अंतर्गत आता है नैतिक आयामों में। फिर है व्यर्थ कागज है, पत्ते हैं आदि जलाने की बजाय इसे मिट्टी में गाड़ देना चाहिए, क्योंकि जो पत्ते हैं, जो कागज हैं, ये सब के सब जलाने से क्या होता है कि इससे अलग अलग प्रकार की गैसेस निकलती है जो वायुमंडल को प्रभावित करती हैं। अगर हमें इसकी जगह मिट्टी के अंदर दबा देते हैं तो ये खाद बन जाती है और वो खाद उपजाऊपन को बढ़ाती है। और सार्वजनिक जैसे वाहन है, बस है, रेल आदि का प्रयोग में की स्थान पर हमें निजी वाहन का उपयोग ज्यादा नहीं करना चाहिए, हमें सार्वजनिक वाहन का उपयोग करना चाहिए। फिर है प्राणियों को खालों से बनी वस्तुओं को की खरीद नहीं करनी चाहिए। किसी भी व्यक्तियों को प्राणियों की जो खालों से बनी चीजों को, जैसे कि बहुत से व्यक्ति जो अपने आप को चकाचौंध वाली जिंदगी को जो जीते हैं, वो खाल को अपने शेर की खाल को अपने कक्ष के अंदर सजा करके रखते हैं और अपने आप को खुश महसूस करते हैं। पर इस तरह का कार्य न किया जाने, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। वाहन को नियमित सर्विस करवाई जानी चाहिए। अगर नियमित सर्विस करवाई जाएगी तो उससे मानव उन धुओं पर नियंत्रण कर सकता है। मोटर गाड़ियां हैं, वायुयान है, छोटे वाहन आदि को उच्च शक्ति के से ध्वनि अवरोधक यंत्र लगाए जाने चाहिए। जितने भी वाहन हैं जो उच्च शक्ति में, उनमें ध्वनि अवरोधक यंत्र लगाने से ये परिणाम सामने आते हैं कि मानव के अंदर कान से संबंधित किसी तरह की बीमारी नहीं रहती है। फिर है बाहित मल जल से सिंचाई नहीं करनी चाहिए। जितना भी शहरी क्षेत्र से आने वाला गंदा मल से युक्त जो जल है, उसके जल से सिंचाई नहीं करनी चाहिए, जो कि सिंचाई करने से जो फल आपको उपयोग में लेंगे वो मानव के स्वास्थ्य पर प्रभाव डालेगा। वन विनाश रोकें, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से युक्त गैसेस रेफ्रिजरेटर का उपयोग कम करें। फसलों की से बची हुई पत्तियां, डंठल बरसात में सड़ने वाले लगते हैं, इनको पहले गला देना चाहिए। डीडीटी, बीएचसी का छिड़काव नहीं करना चाहिए। लंबे समय तक नष्ट नहीं होता है, क्योंकि धीरे धीरे आहार की श्रृंखला में भी ये मानव के शरीर में इकट्ठा होने लगता है। जनसंख्या वृद्धि है, प्रदूषण का अहम कारण है। हम दो हमारे दो के नारी की संकल्पना को स्वीकारना चाहिए। जन विवाह श्रद्धा कर्म के अवसर पर उनकी यादगार पर फलदार वृक्ष अवश्य लगाए जाने चाहिए। बाजार में से सामान पॉलिथीन खरीद कर न कि कपड़ों के थैले में लाएं। कहने का मतलब ये है कि जो हम जितने भी धार्मिक कार्य करते हैं उनके अंतर्गत हमें जो भी हम उनकी श्रद्धा के लिए जो कार्य करते हैं, धार्मिक अनुष्ठानों में कार्य करते हैं, उसके स्थान पर अगर व्यक्ति वृक्षों का रोपण करे तो हम पर्यावरण को प्रबंधन के अंतर्गत बहुत अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। विषैले पदार्थों को पानी में नहीं बहाना चाहिए। स्वास्थ्य के स्वयं के स्वास्थ्य पर पर्यावरण के हितों को थोड़ी दूरी के लिए पैदल चलना चाहिए। मतलब व्यक्ति को अगर अपने आप को स्वस्थ रखना है तो पैदल चलना चाहिए। पर्यावरण की क्षति पहुंचाने वालों के बारे में संबंधित अधिकारियों को सूचित करना चाहिए। जितने भी ये भी हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि अगर कहीं पर्यावरण के संसाधनों का दोहन हो रहा है तो उसकी उचित सूचना हमें संवैधानिक अधिकारी के अंतर्गत दी जानी चाहिए। तो ये है हमारे नैतिक आयाम। फिर है हमारे इकोनॉमिक आयाम, जो आर्थिक आयाम है। आर्थिक आयामों के अंतर्गत मानव संसाधनों का कुशल उपयोग करना चाहिए और तकनीकों विकास करना चाहिए। उच्च से उच्च अनुसंधान का उपयोग के द्वारा उद्योग धंधों जो उद्योग धंधे हम औद्योगिक क्षेत्र में चला रहे हैं उनको
पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त रखना चाहिए। निजी व आर्थिक प्रणाली के स्थान पर सामाजिक और मिश्रित जो आर्थिक प्रणाली है उसको अपनाना चाहिए। सरकार की आर्थिक नीतियां जैसे उपयुक्त, प्रगतिशील, सुदृढ़ होनी चाहिए जिससे तीव्र गति हो सके। श्रम संबंधी दशाओं परिस्थितियों में श्रम संयमों का उचित प्रबंधन करना चाहिए और तीव्र आर्थिक विकास की आवश्यकता है। मधुर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बढ़ावा देना चाहिए और साथ ही देश का आर्थिक विकास शिक्षा प्रणाली, प्रशिक्षण व्यवस्थाओं से भी प्रभावित होता है। सामान्य तथा तकनीकी शिक्षा आर्थिक विकास को प्रभावित करती है। स्वावलंबन पर जोर देने की आवश्यकता है। शिक्षा आर्थिक वातावरण के अनुरूप होती है और वहां पर निरंतर आर्थिक प्रगति होती रहती है। तो कहने का मतलब यह है कि इन सभी के आधार पर हमें इकोनॉमिक की जो आर्थिक आयाम है उनके द्वारा प्रबंधन व्यवस्था को बना सकते हैं। फिर आता है अपना सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम। हमें रहन सहन संबंधी चीजों के अंतर्गत हमें उन्हीं चीजों का उपयोग करना चाहिए जो हमारे पर्यावरण के लिए और हमारे लिए उपयुक्त हो, जिसमें पैसा भी कम लगे और काम भी हमारा बहुत अच्छे तरीके से हुए। और इसके साथ ही पर्यावरण संबंधी मामलों व समस्याओं के लिए चेतना बढ़ाने की आवश्यक है। उपायों के लिए स्कूलों और कॉलेजों में, विद्यालयों में औपचारिक शिक्षा, आम जनता के लिए रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों को प्रचार प्रसार के माध्यम से जानकारी देनी चाहिए। सोशल डायमेंशन और सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम के अंतर्गत व्यक्ति को सबसे बड़ी जो चीज है वह है सामाजिक चेतना के एक अभिनव घटना के रूप में इसको स्वीकारना चाहिए। नुक्कड़ नाटक के द्वारा लोगों को जागरूक करना चाहिए। जितने भी टीवी के ऊपर दिखाए जाने वाले प्रसारित जो कार्यक्रम है वो पर्यावरण से संबंधित हो और वो पर्यावरण को जोड़ते हुए हों ताकि व्यक्ति पर्यावरण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रख सके। इस कार्य के लिए गैर सरकारी संस्थाओं, संचार माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसके लिए धर्मगुरु भी धार्मिक शिक्षाओं के लिए भी पर्यावरण के तत्व को गुणवत्ता बनाए रखने के लिए उपदेश दे सकते हैं। साथ ही गांव में लगने वाले मेलों और हाटों में बाजार में पर्यावरण संबंधी लोक नाटकों, मंचन एवं प्रदर्शन जागरूकता उत्पन्न करनी चाहिए। शिक्षण संस्थानों में प्रारंभ से ही पर्यावरण अध्ययन को अनिवार्य विषय के रूप में सम्मिलित करने के लिए विद्यार्थी, शिक्षकों एवं उद्योगों, खदान मालिकों के मध्य पर्यावरणीय संगोष्ठियों का आयोजन किया जाना चाहिए। शिक्षक है, विद्यार्थी है, स्काउट गाइड है, एनसीसी है, कैडेट है, पटवारी है, ग्राम सेवक है, जन सामान्य में पर्यावरण जागृत करने के लिए पर्यावरण दूत की भूमिका को अदा करना चाहिए। मतलब इनके द्वारा हम पर्यावरण की जितनी भी सारी समस्याएं हैं उनको दूर कर सकते हैं। फिर ये इसके अंतर्गत हम सबसे बड़ी बात है जो सरकार की सलाह के आधार पर कार्य करना चाहिए। कुछ सामाजिक और सांस्कृतिक इस तरह के कार्यक्रम हैं जो कि पर्यावरण के लिए बहुत ज्यादा प्रयासरत रही हैं। जोधपुर जिले का जो खिजड़ली गांव है वहां पर भी एक संस्था बनाई गई जो पर्यावरण के संरक्षण के लिए कार्य करती है। खिजड़ली संस्था में एक महिला थी जिसके द्वारा पर्यावरण के संरक्षण के लिए भरसक प्रयत्न किए गए। उस गांव की सबसे बड़ी बात यह थी कि एक राजा के द्वारा खिजड़ली गांव के सारे पेड़ों को कटवाने का आदेश राजा ने अपने मंत्रियों को दिया। मंत्रियों ने अपने कर्मचारियों को वहां भेजा और वहां के सारे पेड़ों को काटने लगे। तभी वहां की जितनी भी महिलाएं थी, सारी की सारी महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सभी के सभी उस पेड़ से चिपक गए और उनको काटने से मना करने लगे, उनको रोकने लगे। परंतु वो कर्मचारी अपने राजा के आदेश को की अवहेलना नहीं कर सकते थे। उन्होंने सारे के सारे पेड़ों को उन महिलाओं, बूढ़े बच्चों की सहित ही काट दिया। तो इस तरह का बलिदान पर्यावरणीय संरक्षण के लिए बहुत यादगार सिद्ध हुआ है। हमें उन महान आत्माओं के लिए उन महान आत्माओं के कर्मों को हमें याद करने की आवश्यकता है ताकि जिन्होंने अपना बलिदान पर्यावरण के लिए दिया। इसी के साथ ही कल्प वृक्ष जैसा कार्यक्रम है जो कि दिल्ली के हरित क्षेत्रों को नष्ट किए जाने के कारण विरोध में किया गया है। दिल्ली का जितना भी हरा भरा क्षेत्र था, क्योंकि दिल्ली के विकास के लिए, औद्योगिक विकास के लिए वहां के पेड़ों को काट दिया गया था, तो इसके लिए कल्प वृक्ष कार्यक्रम चलाया गया जिसमें दिल्ली में वायु प्रदूषण, देहरादून जिले में खादान कार्य के इस संबंध में निर्धारण का अध्ययन किया जाता है। और इसी तरह से नर्मदा घाटी परियोजना, भारत में नाशक विनाशकारी रसायनों का प्रयोग, दिल्ली में वायु प्रदूषण,
आदि ऐसी समस्याओं को रोकने के लिए कल्पवृक्ष संस्थाएं अपना कार्य कर रही हैं। फिर है केरल शास्त्र साहित्य परिषद, इसके द्वारा सभी सदस्यों की संख्या 25,000 के आसपास है। जो केरल साहित्य अकादमी है, ये अपने अपने तरीके से कार्य कर रही है। जैसे इसके अंतर्गत बहुत सारी ऐसी संस्थाएं जो कार्य कर रही हैं, जिसमें WWF इंडिया है, जो कि सांस्कृतिक रूप में पर्यावरण को बचाने के लिए, प्रबंधन के लिए कार्य कर रही है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है, जो कि वो भी पर्यावरण के प्रबंधन के लिए कार्य कर रही है। चिपको आंदोलन है, अपिक्को आंदोलन है, जिसके अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण के लिए, पर्यावरणीय पेड़ों को बचाने के लिए, वन्य जीवों को बचाने के लिए ये संस्थाएं कार्य कर रही हैं। ये थी सांस्कृतिक और नैतिक आयामों के अंतर्गत, और जिसमें मैंने आपको राजस्थान के खेजड़ली आंदोलन के बारे में जानकारी दी है। तो इस तरह से न केवल राज्यों में अपितु अन्य अन्य देशों में भी इस तरह के कुछ गैर सरकारी संस्थाएं पर्यावरण के प्रबंधन के लिए कार्य कर रही हैं।